प्रिय व्यूअर्स, IAS प्रारंभिक परीक्षा 2021 के मद्देनजर हमारी टीम ने आपके लिए अक्टूबर 2020 से मई 2021 तक की घटनाओं का विषयवार संकलन तैयार किया है। इसके लिए दृष्टि IAS YouTube चैनल के साप्ताहिक करंट न्यूज बुलेटिन को विषयवार संकलित किया गया है। इसके जरिए आप राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे विषयों से जुड़ी सभी बड़ी और महत्वपूर्ण घटनाओं का एक साथ क्विक रिवीजन कर सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हर एक रिवीजन वीडियो के साथ PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद है हमारी यह पहल आपकी सुनिश्चित सफलता के लिए उपयोगी साबित होगी। बीते दिनों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हेल्थ इन इंडिया नाम से एक सर्वे पर रिपोर्ट जारी की। इस सर्वे का खास मकसद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर बेसिक गुणात्मक सूचना इकट्ठा करना था। रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी और निजी सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। वहीं अलग अलग धार्मिक समुदायों के स्वास्थ्य के संबंध में सूचना और बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का जिक्र भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट की माने तो जुलाई माह में जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र को जारी किया गया था, उस समय 31.1% पारसी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि वे कई तरह के एलिमेंट्स यानी विकारों का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा किसी भी धार्मिक समुदाय के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दूसरे धार्मिक समुदायों की बात करें तो जैन समुदाय के मामले में यह आंकड़ा 11.2%, सिखों के लिए 11%, जबकि ईसाइयों के लिए 10.5% है। सर्वे में एलिमेंट्स को परिभाषित किया गया है। सर्वे में किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक खुशहाली में आए अंतर को एलिमेंट के तौर पर बताया गया है। 15 दिनों के भीतर जिन लोगों तक सर्वेकर्ता पहुंचे हैं उन्हें विकारों से प्रभावित माना गया है। इन लोगों की संख्या को PPRA यानी प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स हु रेस्पॉन्डेड एज एलिंग के तौर पर बताया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कई तरह के विकारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। वहीं ग्रामीण लोगों के मुकाबले शहरी लोग तमाम एलिमेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। पूरे भारत के मामले में देखा जाए तो 7.5% भारतीयों में ऐसा पाया गया कि वे कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त आवागमन समझौते को समाप्त करने के एक प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह हुआ। इसमें मतदाताओं ने प्रस्ताव के विरोध में मत डालकर इसे खारिज कर दिया है। दरअसल जनमत संग्रह में डाले गए कुल मतों में से लगभग 62% मुक्त आवागमन के पक्ष में थे, जबकि 38% ने इसके विरोध में वोट किया। स्विट्जरलैंड के दक्षिणपंथी दल स्विस पीपल्स पार्टी का मानना था कि यूरोपीय संघ से ज्यादा तादाद में आव्रजन के कारण जनसंख्या और आवास लागत में वृद्धि का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कथित तौर पर हर साल औसतन 75,000 यूरोपीय संघ के नागरिकों को ही स्विट्जरलैंड में आव्रजन की अनुमति है, लेकिन अभी तय संख्या से कहीं ज्यादा लोग आ रहे हैं। लिहाजा स्विस पीपल्स पार्टी ने इस जनमत संग्रह की पहल की। इस जनमत संग्रह में आव्रजन के अलावा पितृत्व अवकाश, भेड़ियों को मारने के प्रतिबंधों में ढील, फाइटर जेट्स का अधिग्रहण और बाल देखभाल के लिए टैक्स रियायत जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इनमें 60% से अधिक वोटर्स ने बच्चे के जन्म के बाद पिता को 2 हफ्ते के पितृत्व अवकाश देने की योजना का समर्थन किया है। वहीं लोगों ने बाल देखभाल के लिए टैक्स रियायत देने के विपक्ष में मतदान किया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यूरोपीय संघ से मुक्त आवागमन पर रोक से देश में कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। बहरहाल लगभग 82 लाख की कुल आबादी वाले स्विट्जरलैंड में तकरीबन 14 लाख यूरोपीय संघ के नागरिक रहते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास हाल ही में किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सेंटर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। केंद्र की समग्र देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया है। दरअसल मौजूदा वक्त में देश में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं है, लिहाजा यह सेंटर देश में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसमें एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट पार्किंग सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, खेल विज्ञान केंद्र सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
ऐसा माना जा रहा है कि इस केंद्र की स्थापना से समाज में दिव्यांग जनों में एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें एक भावना का विकास होगा। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बने अटल टनल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने इस टनल को राष्ट्र को समर्पित किया। मनाली में दक्षिण पोर्टल पर बने इस टनल को दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग टनल बताया जा रहा है। यह टनल 9.02 किलोमीटर लंबी है, जो पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ेगी। इससे पहले यह घाटी भारी बर्फबारी के कारण करीब 6 महीने तक अलग थलग रहती थी। यह टनल हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में औसत समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसकी नींव 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी। यह टनल मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम करती है, जिससे दोनों जगहों के बीच सफर करने में करीब 4 से 5 घंटे की बचत होगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस टनल से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लेह और लद्दाख मजबूत होंगे। इस परियोजना से किसान, बागवानी विशेषज्ञ, युवा, पर्यटक और सुरक्षा बलों के लाभान्वित होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि पीर पंजाल श्रेणी के सबसे कठिन इलाके में यह टनल सीमा सड़क संगठन के अथक प्रयासों के कारण मुमकिन हो सका है। गांधी जयंती के मौके पर महाराष्ट्र के पुणे में एक प्राकृतिक चिकित्सा परियोजना का उद्घाटन किया गया। दरअसल पुणे के गोहे बुद्रुक के एक जनजातीय गांव में एक नेचुरोपैथी अस्पताल की शुरुआत की गई है, जिसका मकसद जनजातीय समुदाय के रोगियों को उपचार की सुविधा मुहैया कराना है। यह परियोजना इन रोगियों के लिए प्राकृतिक चिकित्सा और योग उपचार केंद्र के रूप में काम करेगी। साथ ही जनजातीय युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी कार्य करेगी। गौरतलब है कि प्राकृतिक स्वास्थ्य और योग कौशल को जनजातीय समुदायों के स्वास्थ्य कार्यों में शामिल किए जाने की योजना है। इस परियोजना में ट्राइबल हेल्थ प्रैक्टिसेस का भी अध्ययन किया जाएगा, ताकि इन प्रैक्टिसेस के सुरक्षित रखरखाव को सुनिश्चित किया जा सके। इस परियोजना के लिए पूर्व में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी और पुणे के पास गोरेगांव की एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के बीच एक समझौता किया गया था। इसके तहत योग और प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल की स्थापना के लिए जनजातीय स्कूल परिसर सौंपे जाने की परिकल्पना की गई थी। इस परियोजना में इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स के प्रबंधन के लिए क्षेत्र के आदिवासी समुदाय के रोगियों का उपचार किया जाएगा। यह प्राकृतिक चिकित्सा और प्रशिक्षण केंद्र देश के बाकी हिस्सों के लिए मॉडल इकाई के रूप में काम करेगा। ऑक्सफैम ने हाल ही में कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स जारी किया। इंडेक्स में भारत को 158 देशों में 129वें पायदान पर रखा गया है। इंडेक्स के मुताबिक भारत ने अपने बजट का महज 4% हिस्सा ही महामारी के वक्त स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्च किया है, जो कि दुनिया के देशों में चौथा सबसे कम खर्च है। दरअसल इस वर्ष कोविड-19 से लड़ने के लिए देशों को उनके बजट का 15% हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च करने की सिफारिश की गई थी, पर इस इंडेक्स की माने तो 158 देशों में से केवल 26 देशों ने ही ऐसा किया है। गौरतलब है कि भारत में कोविड-19 के रिकवरी के मामले तो लगातार बढ़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि देश में इस महामारी से लड़ने में सभी आर्थिक वर्ग के लोगों का समान प्रदर्शन रहा हो। ऑक्सफैम ने इसकी वजह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर कम खर्च, स्वास्थ्य सेवाओं और श्रम अधिकारों तक कम पहुंच बताई है। इंडेक्स के मुताबिक भारत की महज आधी आबादी के पास ही आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच है। वहीं 70% से अधिक स्वास्थ्य खर्च लोगों को खुद की जेब से भरने पड़ते हैं। इसके अलावा ज्यादातर कामगार निर्धारित न्यूनतम वेतन के आधे से भी कम कमाते हैं। लगभग 71% का कोई लिखित नौकरी अनुबंध नहीं है, जबकि 54% को तो पेड लीव भी नहीं मिलती। इंडेक्स की माने तो भारत में लगभग 10% ही कार्यबल फॉर्मल सेक्टर में है। इस इंडेक्स को बनाने के लिए देशों द्वारा 3 क्षेत्रों में बनाई जाने वाली नीतियों और कार्यों को मापा गया है। इसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा सहित सार्वजनिक सेवाएं, कराधान और श्रमिकों के अधिकारों को शामिल किया गया है। अमूमन इन क्षेत्रों के द्वारा ही असमानता के आंकड़ों को सीधे तौर पर समझा जा सकता है। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हेल्थ ने वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 को हाल ही में जारी किया। भारत को 107 देशों में 94वीं रैंक हासिल हुई है। 2019 में भारत को 117 देशों में 102वीं रैंक हासिल हुई थी। इंडेक्स का मापन 4 संकेतकों पर किया जाता है। इनमें अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मॉर्टेलिटी शामिल हैं। चाइल्ड वेस्टिंग में लंबाई के अनुपात में वजन कम होता है, वहीं चाइल्ड स्टंटिंग में उम्र की तुलना में लंबाई कम होती है।
भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश को 75, म्यांमार को 78 और पाकिस्तान को 88वीं रैंक हासिल हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया अभी सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 को पूरा करने में काफी धीमी गति से आगे बढ़ रही है। सतत विकास लक्ष्य संख्या 2 के मुताबिक 2030 तक जीरो हंगर को प्राप्त करना है। आने वाले 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर भारत की पहली सी प्लेन सेवा की शुरुआत की योजना बनाई गई है। यह गुजरात में शुरू की जाने वाली 5 सी प्लेन सेवाओं में से पहली है। इसमें साबरमती नदी पर अहमदाबाद से नर्मदा जिले के केवडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक सी प्लेन सेवा मुहैया कराई जाएगी। आपको बता दें कि देश का पहला सी प्लेन प्रोजेक्ट केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के एक निर्देश का हिस्सा है। इस निर्देश के अनुसार ही भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने गुजरात, असम, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राज्य सरकारों और अंडमान व निकोबार के प्रशासन से वाटर एरोड्रम बनाने के लिए संभावित जगहों का खाका भेजने को कहा था। इसका मकसद पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देना है। सी प्लेन एक तरह का हवाई जहाज होता है जिसे पानी पर टेक ऑफ और लैंडिंग के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। यह एक नाव की उपयोगिता के साथ हवाई जहाज की गति प्रदान करता है। वर्तमान में 2 मुख्य प्रकार के सी प्लेन हैं। पहला फ्लाइंग बोट जिसे हल सी प्लेन कहा जाता है और दूसरा फ्लोट प्लेन। फ्लाइंग बोट के बॉटम में इसका मुख्य लैंडिंग गियर होता है। साथ ही लैंडिंग गियर के साथ सप्लीमेंट के रूप में विंग टिप्स के पास छोटे फ्लोट्स भी होते हैं जिसे विंग या टिप फ्लोट्स कहा जाता है। फ्लाइंग बोट के हल में चालक दल, यात्रियों और कार्गो के लिए जगह होती है। गौरतलब है कि वर्तमान में फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कुछ देशों में कई एयरलाइन कैरियर द्वारा सी प्लेन की सुविधा दी जाती है, जबकि भारत में 2010 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक वाणिज्यिक सी प्लेन सेवा जल हंस को पायलट परियोजना के तौर पर शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश 2019 में घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर रहा है। इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2020 के मुताबिक 2019 में 53.6 करोड़ घरेलू पर्यटकों ने उत्तर प्रदेश की यात्रा की। वहीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के मामले में यूपी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। पर्यटन मंत्रालय की एनुअल रिपोर्ट 2019-20 के मुताबिक मंत्रालय ने न्यू टूरिज्म प्रोडक्ट्स या निश टूरिज्म के कुछ क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें क्रूज, एडवेंचर, मेडिकल, वेलनेस, गोल्फ, पोलो, मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, इको टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म और सस्टेनेबल टूरिज्म शामिल हैं। नवंबर के प्रथम सप्ताह में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स UDBHR की 15वीं वर्षगांठ मनाई गई। इस अवसर पर यूनेस्को बायोएथिक्स नेटवर्क ने द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ बायोएथिक्स एंड ह्यूमन राइट्स 15 years आफ्टर द चैलेंज ऑफ पीस, ऑब्स्टिकल्स एंड कंडीशन पर एक औपचारिक संगोष्ठी का आयोजन किया। यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा इसकी शुरुआत 2003 में की गई थी, जबकि 2005 में इसे अंतिम स्वीकृति मिली। यह ऐसा पहला दस्तावेज है जो जैविक और चिकित्सीय नैतिकता में वैश्विक मानकों को स्थापित करने के साथ साथ इसे मानवाधिकारों के साथ जोड़ता है। UDBHR मानव गरिमा, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान, विज्ञान और समाज के हितों पर व्यक्तिगत हितों और कल्याण की प्राथमिकता सहित 15 सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। आमतौर पर बायोएथिक्स को स्वास्थ्य संबंधी जीव विज्ञान के नैतिक निहितार्थों और एप्लीकेशन के संदर्भ में समझा जाता है। यूनेस्को मानवता के लिए शांति का संदेश देता है और मानवीय गरिमा के बिना शांति में जीवन को असंभव मानता है। द लांसेट में हाल ही में एक अध्ययन जारी किया गया। अध्ययन के मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स में 19 वर्षीय लड़कियों के मामले में भारत नीचे से तीसरे, जबकि लड़कों के मामलों में नीचे से 5वें स्थान पर है। BMI में पुरुषों और महिलाओं में उम्र के आधार पर ऊंचाई और वजन तथा शरीर में वसा के अनुपात को मापा जाता है। भारत में 19 वर्षीय लड़कों का औसत BMI 20.1 है। शोध के मुताबिक 19 वर्षीय लड़कियों की औसत ऊंचाई 155.2 सेंटीमीटर, जबकि लड़कों की औसत ऊंचाई 166.5 सेंटीमीटर है। बता दें कि WHO ने 18.5 से 24.9 तक सामान्य BMI सीमा निर्धारित की है। वहीं 25 या उससे ज्यादा के मान को ओवरवेट, जबकि 30 या उससे ज्यादा मान को मोटापे के रूप में परिभाषित किया गया है।
इस शोध में 200 से अधिक देशों व टेरिटरीज में 1985 से 2019 के दौरान स्कूल आयु वर्ग के बच्चों और किशोरों की ऊंचाई और बॉडी मास इंडेक्स को मापा गया। बीते दिनों जल शक्ति मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुविनेशन द्वारा राज्य को नेशनल वाटर अवार्ड 2019 दिए गए। ये अवार्ड एक वर्चुअल समारोह में दिए गए। नेशनल वाटर अवार्ड 16 श्रेणियों में दिए गए हैं। तमिलनाडु को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान हासिल हुआ है। इस श्रेणी में तमिलनाडु के बाद महाराष्ट्र और राजस्थान को जगह मिली है। नेशनल वाटर अवार्ड साल 2007 में लॉन्च किए गए थे। इसका मकसद सभी स्टेक होल्डर्स को भूजल स्तर बढ़ाने के लिए नवाचार पद्धतियों को अपनाने की तरफ प्रोत्साहित करना था। गौरतलब है कि सतही और भूमिगत जल जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसलिए यह जरूरी है कि जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की जाए। वाटर अवार्ड्स इस दिशा में की गई एक खास पहल है। बीते दिनों ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट का शीर्षक मिथ्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन था। यह रिपोर्ट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी द्वारा ई लर्निंग पर किए गए अध्ययन पर आधारित थी। यह अध्ययन 5 राज्यों के 26 जिलों में किया गया था। अध्ययन में बच्चों और शिक्षकों के ऑनलाइन अनुभव को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन की अनुपलब्धता के साथ ही ऑनलाइन लर्निंग के ऐप्स प्रयोग में समस्या 2 प्रमुख कारण थे, जिसके चलते विद्यार्थी कक्षाओं तक पहुंच सुनिश्चित नहीं कर सके। दिव्यांग छात्रों को ऑनलाइन सेशंस में भाग लेने में अधिक असुविधा का सामना करना पड़ा। अध्ययन में यह भी पाया गया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 90% बच्चों के माता-पिता उन्हें स्कूल वापस भेजने के इच्छुक थे। हालांकि उनके मुताबिक यह एक बेहतर विकल्प होता कि स्कूल भेजने पर उनके बच्चों के स्वास्थ्य का स्कूल में ध्यान रखा जाता। इसके अलावा लगभग 70% माता-पिता का मानना था कि ऑनलाइन कक्षाएं प्रभावी नहीं हैं। लगभग 50% शिक्षकों के मुताबिक बच्चों ने ऑनलाइन क्लास के दौरान दिए गए असाइनमेंट्स को पूरा नहीं किया था। साथ ही शिक्षक भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लेकर सहज नहीं थे। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस ने जानकारी देते हुए बताया है कि अफ्रीकी और मिडिल ईस्ट देशों में मची भुखमरी, अकाल और संघर्ष जैसे हालातों से निपटने के लिए वह जल्द ही $100 मिलियन राहत राशि जारी करेगा। इसमें $80 मिलियन 5 अफ्रीकी देशों बर्किना फासो, कांगो, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन व अफगानिस्तान को भेजे जाएंगे। बाकी $20 मिलियन इथियोपिया को दिए जाएंगे। इथियोपिया फिलहाल भुखमरी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ इस महीने टिग्रे क्षेत्र में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक आने वाले समय में बर्किना फासो, पूर्वोत्तर नाइजीरिया, दक्षिण सूडान और यमन में अकाल जैसी स्थिति बन सकती है। 2017 के बाद ऐसा पहला मौका होगा जब दक्षिण सूडान के कुछ हिस्सों में अकाल घोषित किया गया है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमैनिटेरियन ऑफिस का कहना है कि इन देशों में राहत राशि का लक्ष्य सुभेद्य लोग, खास तौर पर महिलाएं, लड़कियां और डिसेबल्ड पर्सन्स होंगे। यूनाइटेड नेशंस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का ही एक हिस्सा है, जो आपातकाल के समय में मानवाधिकार के लिए काम करने वाले लोगों एवं एजेंसीज को एक साथ लाने का काम करता है। AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने महिला सशक्तिकरण के लिए लीलावती अवार्ड लॉन्च किया है। अवार्ड शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के जरिए लॉन्च किया गया था। इसका मकसद जीवन के हर क्षेत्र में महिलाओं के विकास के लिए किए गए प्रयासों को पुरस्कृत करना है। अवार्ड व्यक्तियों और AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थाओं को महिला विकास के क्षेत्र में किए गए योगदान के लिए दिया जाएगा। अवार्ड कुछ सब थीम्स मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, विधिक जागरूकता और साफ सफाई के क्षेत्र में दिए जाएंगे। टीम्स पिछले 2 सालों में किए गए अपने कामों के आधार पर अवार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है। टीम में 5 लोग होंगे, जिनमें कम से कम 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी है। महिला सशक्तिकरण से संबंधित अन्य योजनाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वन स्टॉप सेंटर, स्टेप आदि शामिल हैं। AMR यानी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जैसी समस्या से लड़ने के लिए पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र के 3 संगठनों ने मिलकर एक नए वैश्विक समूह का गठन किया है। वैश्विक समूह का नाम वन हेल्थ ग्लोबल लीडर्स ग्रुप ऑन AMR है।
इस समूह को फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मिलकर गठित किया है। इस समूह में 20 सदस्य होंगे, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री और निजी क्षेत्र के लीडर्स शामिल होंगे। भारत के सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की महानिदेशक सुनीता नारायण भी इसकी सदस्य हैं। बांग्लादेश और बारबाडोस की प्रधानमंत्री इस समूह की सह अध्यक्षता करेंगी। इस समूह का गठन IACG यानी इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन ग्रुप ऑन AMR की सिफारिश पर किया गया है। IACG ने अप्रैल 2019 में अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव को दी थी। IACG का गठन 2017 में AMR पर हुई संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय बैठक में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किया था। यह समूह AMR के प्रति वैश्विक प्रतिक्रिया की निगरानी करेगा। वहीं AMR से जुड़े साक्ष्यों और विज्ञान पर निरंतर रिपोर्ट देना भी इस समूह का काम है। AMR एक ऐसी स्थिति है जब शरीर में मौजूद बैक्टीरियाज आदि में एंटीबायोटिक्स आदि से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है और ऐसे में कई मुख्य एंटीबायोटिक दवाएं असर नहीं करती और बीमारी फैलती जाती है। AMR की सबसे बड़ी वजह बिना डॉक्टर्स के सलाह से ही किसी भी छोटी मोटी बीमारी के लिए बार बार एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। पिछले दिनों FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने जल संकट पर एक फ्लैगशिप रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में चिंता करने वाली बात यह है कि दुनिया का हर छठा इंसान आज जल संकट का सामना कर रहा है। वहीं पिछले 2 दशकों के दौरान प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से साफ पानी की मात्रा में 20% की कमी आई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 1.2 बिलियन लोग आज उच्च स्तर के जल संकट का सामना कर रहे हैं, जिनमें से लगभग 520 मिलियन लोग ग्रामीण इलाकों में जबकि 660 मिलियन लोग छोटे शहरी इलाकों में रहते हैं। इसमें चिंता वाली बात यह है कि इनमें से 460 मिलियन लोग दक्षिणी एशिया से हैं। रिपोर्ट की माने तो मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका में भी जल संकट कुछ कम नहीं है। जल संकट के चलते प्रभावित कृषि भूमि की बात करें तो कुल वर्षा सिंचित फसल भूमि का 128 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र जबकि चारागाह क्षेत्र का 656 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र सूखे का सामना कर रहा है। वहीं सिंचित फसल क्षेत्र का 171 मिलियन हेक्टेयर एरिया गहरे जल संकट का सामना कर रहा है। इन हालातों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र ने खासकर कृषि क्षेत्र में जल के बेहतर प्रबंधन पर जोर दिया है, क्योंकि वैश्विक स्तर पर मौजूद दुनिया के शुद्ध जल का 70% इस्तेमाल कृषि में ही होता है। रिपोर्ट के मुताबिक हमें ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वाटर हार्वेस्टिंग और वर्षा सिंचित क्षेत्रों में निवेश पर ध्यान देना होगा। वहीं एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के साथ हमें सतत कृषि प्रणालियों के आधुनिकीकरण पर भी सोचना होगा। साथ ही भविष्य में आने वाले किसी भी जल संकट से निपटने के लिए वाटर अकाउंटिंग और ऑडिटिंग पर विशेष फोकस करना होगा। 2021 के लिए QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी कर दी गई है। हमेशा की तरह इस बार भी रैंकिंग में अमेरिका के विश्वविद्यालयों का ही दबदबा रहा और पहले 4 स्थानों पर अमेरिका के विश्वविद्यालयों ने ही जगह बनाई। रैंकिंग में पहले पायदान पर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरे पर स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रही। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर रैंकिंग के हिसाब से एशिया का सबसे बेहतर विश्वविद्यालय है। रैंकिंग में भारत की बात करें तो दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालयों में भारत के 8 संस्थान शामिल हैं। भारत की तरफ से बेहतर विश्वविद्यालय IIT बॉम्बे को माना गया है। IIT बॉम्बे को ओवरऑल रैंकिंग में 172वें पायदान पर रखा गया है। टॉप 500 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT दिल्ली जैसे संस्थान भी शामिल हैं। QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 80 जगहों से बेहतर विश्वविद्यालयों को शामिल किया जाता है। इसके 6 मैट्रिक्स हैं: एकेडमिक रेपुटेशन, एम्प्लॉयर रेपुटेशन, फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, साइटेशंस पर फैकल्टी, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो। दुनिया भर में स्वास्थ्य मामलों पर नजर रखने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की। रिपोर्ट ने भारत में मलेरिया के मामलों में महत्वपूर्ण गिरावट की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत ने मलेरिया के मामलों में सबसे ज्यादा कमी लाने में कामयाबी हासिल की। वर्ष 2000 में जहां मलेरिया के 2 करोड़ मामले दर्ज हुए थे, वहीं 2019 में ये मामले 56 लाख रह गए हैं। रिपोर्ट ने मलेरिया के कारण होने वाली मौत की तादाद में भी कमी आने की बात कही है। 2000 में भारत में जहां 29,500 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 2019 में 7,700 मौतें दर्ज की गईं। रिपोर्ट ने माना कि 2019 में दुनिया भर में ऐसे मामलों की संख्या 229 मिलियन थी और पिछले 4 सालों से लगभग यही स्थिति बनी हुई है।
रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के कुल मामलों में दक्षिण पूर्व एशिया की हिस्सेदारी 3% है। वर्ष 2000 में जहां ऐसे मामलों की संख्या 2 करोड़ 30 लाख थी, वहीं 2019 में ऐसे मामलों की संख्या 63 लाख रह गई है। दूसरी ओर जहां 2000 में मलेरिया के चलते 35,000 जाने गई, वहीं 2019 में 9,000 लोगों की मौत हुई। यानी इस क्षेत्र में मलेरिया के मामलों और उससे होने वाली मौतों में क्रमशः 73 और 74% की कमी आई है। रिपोर्ट ने यह भी माना कि पिछले कुछ सालों से दुनिया भर के कुल मामलों में अफ्रीकी क्षेत्र की हिस्सेदारी 90% रही है। हालांकि इस क्षेत्र ने व्यापक सुधार का प्रदर्शन किया है, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुधार की कवायद को धक्का लगा है। वर्ष 2020 का वैश्विक आतंकवाद सूचकांक हाल ही में जारी किया गया। सूचकांक के मुताबिक भारत दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित देशों में 8वें स्थान पर है। इस सूची में अफगानिस्तान को पहले, इराक को दूसरे और नाइजीरिया को तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान को 7वें, श्रीलंका को 20वें, नेपाल को 27वें और बांग्लादेश को 33वें पायदान पर जगह मिली है। रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया को लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे ज्यादा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र होने पर चिंता जताई है। इस क्षेत्र में दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के दौरान भारत में 558 छोटी बड़ी आतंकी घटनाएं हुई। रिपोर्ट ने माना है कि आतंकवाद से प्रभावित शीर्ष 10 देशों में सबसे कम आतंकी घटनाएं भारत में दर्ज हुई। बाकी 9 देशों में जहां प्रत्येक घटना पर औसतन 2.1 मौतें हुई हैं, वहीं भारत में हर आतंकी वारदात पर 0.5 मौतें दर्ज की गईं। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ऑस्ट्रेलिया स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा हर साल जारी किया जाता है। इसमें वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से संबंधित आंकड़ों के साथ साथ अलग अलग देशों को आतंकवाद की स्थिति के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। गौरतलब है कि इस सूचकांक में प्रमुख रूप से यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड के ग्लोबल टेररिज्म डेटाबेस का प्रयोग किया जाता है। खबरों के मुताबिक आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस कोविड-19 वैक्सीन के भंडारण पर काम कर रहा है। अपने एक कार्यक्रम आईएसए केयर के अंतर्गत आईएसए 47 अल्प विकसित और छोटे द्वीपीय सदस्यों के लिए वैक्सीन स्टोरेज पर काम करेगा। इस कार्यक्रम के तहत आने वाले दिनों में आईएसए इन देशों में लगभग 500 अस्पताल बनाएगा। आईएसए इन अल्प विकसित देशों के हर एक जिले में मौजूद अस्पतालों को सोलराइज्ड करेगा ताकि कोविड वैक्सीन रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज को पूरे समय बिजली दी जा सके। वहीं इन छोटे द्वीपीय देशों के दूर दराज के इलाकों में इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए कंप्यूटर्स तक बिजली पहुंचाना भी इसका मकसद है। आईएसए की बात करें तो इस गठबंधन को 2015 के पेरिस समझौते के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा होलांदे ने मिलकर लॉन्च किया था। संगठन को लॉन्च करने का मकसद ऐसे देशों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना था जो पूरी तरह या आंशिक तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र में अवस्थित हैं। यह संगठन सौर ऊर्जा संपन्न देशों को उनकी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक साथ लाने के लिए बड़ा मंच देता है। आपको बता दें कि अभी तक आईएसए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर 88 देश दस्तखत कर चुके हैं, जिनमें से 70 देशों ने इसे रेटिफाई भी कर दिया है। इसके मुख्य उद्देश्यों में ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयास करना और 2030 तक $1000 बिलियन से ज्यादा का निवेश इकट्ठा करना है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई का पता चला है। नेपाल और चीन ने संयुक्त रूप से इसका ऐलान किया। खबर के मुताबिक सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की संशोधित ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह 1954 में भारत द्वारा मापी गई ऊंचाई से 86 सेंटीमीटर अधिक है। दरअसल कुछ साल पहले नेपाल सरकार ने एवरेस्ट की सटीक ऊंचाई मापने का निर्णय लिया था, क्योंकि 2015 में आए भूकंप तथा अन्य कारणों से चोटी की ऊंचाई में बदलाव की अटकलें लगाई जा रही थी। लिहाजा नेपाल सरकार ने ऐलान किया कि वह 1954 के सर्वे ऑफ इंडिया के निष्कर्षों का पालन करने के बजाय पर्वत का माप खुद करेगी। दरअसल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा 1954 में माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर निर्धारित की गई थी, जिसमें थियोडोलाइट्स और चेन जैसे उपकरणों का उपयोग किया गया था। चीन को छोड़कर दुनिया भर में सभी ने भारत द्वारा बताई गई ऊंचाई को स्वीकार किया। 1999 में एक अमेरिकी टीम ने भी पर्वत की ऊंचाई को मापने का दावा किया था। यह सर्वेक्षण अमेरिका के नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी द्वारा प्रायोजित किया गया था। तब इसकी ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर बताई गई थी। आपको बता दें कि नेपाल सरकार द्वारा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मापने में न्यूजीलैंड की सरकार ने मदद की।
हालांकि ऊंचाई मापने में इस्तेमाल की गई तकनीक के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है। यूएन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स यानी संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग ने अपने 63वें अधिवेशन में प्रतिबंधित मादक पदार्थों पर अहम फैसला लिया है। इस फैसले में कैनबिस यानी भांग को मादक पदार्थों की सबसे खतरनाक श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। भारत ने भी नारकोटिक्स ड्रग्स पर फ्लैगशिप इंटरनेशनल कन्वेंशन में सबसे खतरनाक पदार्थों की सूची से भांग और भांग रेजिन को हटाने के पक्ष में वोट किया। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग के 53 सदस्यों में से भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ समेत 27 सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताई। वहीं रूस, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने इस प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया। इसके बाद से भांग और भांग रेजिन को सिंगल कन्वेंशन ऑन नारकोटिक ड्रग्स 1961 की अनुसूची 4 से हटा दिया जाएगा। अब ये पदार्थ अनुसूची 1 में रखे जाएंगे, जिसके तहत पदार्थों की सबसे कम खतरनाक श्रेणी को शामिल किया जाता है। अनुसूची 4 में शामिल होने के चलते भांग सख्त नियंत्रण के अधीन था, लिहाजा इसका उत्पादन और निर्यात आसान नहीं था। चिकित्सा उद्देश्यों के लिए भी इसके उपयोग को बहुत सीमित कर दिया गया था। आपको बता दें कि भारत के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज NDPS एक्ट 1985 के तहत भांग का उत्पादन, निर्माण, स्वामित्व, बिक्री, खरीद, परिवहन और उपयोग दंडनीय अपराध है। हाल ही में कुछ फिल्मी सितारे इसी कानून के तहत गिरफ्तार किए गए थे। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ आयोग की बात करें तो इसकी स्थापना 1946 में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना में स्थित है। यह एजेंसी वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं से संबंधित अभिसमयों में मादक अथवा खतरनाक पदार्थों को सूचीबद्ध कर उनके नियंत्रण का दायरा तय करती है। पाकिस्तान और चीन सहित कुछ देशों में धार्मिक आजादी के हो रहे उल्लंघन को देखते हुए अमेरिका ने सख्त कदम उठाया है। इस सूची में 8 और देशों को भी रखा गया है, जिसमें म्यांमार, ईरान, नाइजीरिया, उत्तर कोरिया जैसे देशों का नाम है। इन्हें अमेरिका ने कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न माना है। इसके अलावा कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को स्पेशल वॉच लिस्ट में रखा गया है, यानी इन देशों में धार्मिक आजादी का गंभीर स्तर पर उल्लंघन हो रहा है। जबकि सूडान और उज्बेकिस्तान को इस सूची से हटा दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ समय में इन सरकारों ने इस मामले में काफी सुधार किया है। अल शबाब, अल-कायदा, बोको हरम, ISIS और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को अमेरिका ने धार्मिक आजादी के उल्लंघन के मामले में एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न माना है। भारत को इनमें से किसी भी सूची में नहीं रखा गया है। भारत के लिए यह राहत की बात है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने सीरिया, वियतनाम और रूस सहित भारत को भी कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखने की सिफारिश की थी। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के एक आंकड़े के मुताबिक 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। इसी तरह 15 राज्यों में नवजात मृत्यु दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं सर्वे की माने तो कुपोषण की स्थिति जस की तस बनी हुई है। सर्वे में शामिल 22 प्रदेशों में से 16 में वेस्टेड और कम वजनी बच्चों की संख्या में इजाफा पाया गया है। वहीं 13 प्रदेशों में 2015-16 की तुलना में 5 वर्ष से कम आयु के स्टंटेड बच्चों के प्रतिशत में भी वृद्धि दर्ज की गई है। दरअसल ये आंकड़े नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के पहले फेज के सर्वेक्षण पर आधारित हैं। दूसरे फेज में शेष 14 प्रदेशों के आंकड़े जारी किए जाएंगे। इसमें 6.1 लाख परिवारों को सैंपल के तौर पर शामिल किया गया है। इसमें जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और पोषण संबंधी अन्य संकेतकों पर जानकारियों को शामिल किया गया है। शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट प्रति 1000 जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं में से 1 साल या उससे कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या है। वहीं नवजात मृत्यु दर जन्म लेने के 28 दिन या उससे कम समय में मरने वाले शिशुओं की संख्या है। आपको बता दें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला सर्वेक्षण है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के मुताबिक रूस की नौसेना अगले साल एक संयुक्त सैन्य ड्रिल में शामिल होने जा रही है। 10 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि रूस की सेना नाटो के सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगी। इससे पहले रूस की नौसेना ने 2011 में स्पेन के तट पर हुए अभ्यास में हिस्सा लिया था। अमन 2021 नाम से यह सैन्य अभ्यास अगले साल पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र में होगा। इस अभ्यास में कुल 30 देश हिस्सा लेने जा रहे हैं, जिसमें रूस, पाकिस्तान, चीन और जापान जैसे देश शामिल होंगे। हालांकि इस पूरी खबर पर नाटो ने साफ किया है कि अभी रूस के साथ ऐसे किसी भी अभ्यास की हमारी कोई योजना नहीं है। यह खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि इस घटना का आने वाले समय में
जियोपॉलिटिक्स पर खासा असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि नाटो और रूस कड़े प्रतिद्वंद्वी हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से पश्चिमी यूरोप बुरी तरह प्रभावित हुआ था, तब अमेरिका ने ही यूरोप की रिकवरी के लिए पहल की थी। इस दौरान इन देशों से एक होने पर बल दिया गया था ताकि यूरोप में रूस के साम्यवादी विचारों को फैलने से रोका जा सके। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सोवियत के प्रसार को रोकने के मकसद से ही 1949 में की गई थी। इस संगठन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, तुर्की, जर्मनी समेत कुल 30 सदस्य देश शामिल हैं। 2020 में नॉर्थ मैसेडोनिया इसमें शामिल हुआ। प्रत्येक नागरिक को यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की सुविधा देने के लिए हाल ही में एक पैनल का गठन किया गया है। इसका मकसद प्रत्येक भारतीय के लिए गुणवत्तापूर्ण एवं किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए रूपरेखा तैयार करना है। इसके लिए द लैंसेट सिटीजन्स कमीशन ऑन री इमेजिंग इंडियाज हेल्थ सिस्टम नामक अभियान हाल ही में लॉन्च किया गया। 10 वर्षों की अवधि में इस काम को पूरा किया जाएगा। यह दुनिया के प्रमुख स्वास्थ्य पत्रिका द लैंसेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के सहयोग से शुरू की गई अपनी तरह की पहली देशव्यापी पहल है। इसका मकसद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के क्रियान्वयन में सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक रूपरेखा विकसित करना है। यह पहल आगामी दशक में सभी हितधारकों के साथ मिलकर यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगी। जानकारों के मुताबिक पैनल 4 सिद्धांतों के तहत काम करेगा। पहला, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्वास्थ्य से जुड़ी सभी चिंताओं को कवर करेगा। दूसरा, रोकथाम और दीर्घकालिक देखभाल पर प्रमुखता से ध्यान दिया जाएगा। तीसरा, सभी स्वास्थ्य लागतों के लिए नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और चौथा, एक ऐसी स्वास्थ्य प्रणाली बनाई जाएगी जो सभी को समान रूप से सुविधा का लाभ दे सकेगी। आपको बता दें कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एक ऐसा सिद्धांत है जिसके तहत सभी नागरिकों तक बिना वित्तीय कठिनाई के स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच होती है। इसमें स्वास्थ्य संवर्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्वास जैसे पहलुओं पर काम किया जाता है। हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज के अप्रूवल के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने FSSAI की सहमति के बाद एक योजना लॉन्च की है। इस योजना का मकसद देश में मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग एजेंसीज की संख्या को बढ़ाना है। FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की फूड हाइजीन रेटिंग स्कीम फूड सप्लाइंग बिजनेस के लिए एक सर्टिफिकेशन सिस्टम है। इस स्कीम के तहत फूड एस्टैब्लिशमेंट्स को ऑडिट के समय पाए गए हाइजीन लेवल के आधार पर रेटिंग दी जाती है। आपको बता दें कि खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा के लिए FSSAI जो भी मानक जारी करता है, मान्यता प्राप्त हाइजीन रेटिंग ऑडिट एजेंसीज की जिम्मेदारी होगी कि वह इस बात को वेरीफाई करें कि उन मानकों का अनुसरण हो रहा है। फिलहाल यह स्कीम होटल, रेस्तरां, कैफेटेरिया, ढाबा जैसे फूड एस्टैब्लिशमेंट्स, मिष्ठान की दुकानों, बेकरीज और मीट रिटेल स्टोर्स पर लागू हैं। FSSAI की यह स्कीम और इसके संबंध में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च की गई स्कीम दोनों ही खाद्य स्वच्छता और सुरक्षा के मामले में लोगों में जागरूकता पैदा करेंगी। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करें तो यह निकाय सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत एक गैर लाभकारी स्वायत्त सोसाइटी है। इस संगठन का काम राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान के जरिए देश में गुणवत्ता आंदोलन का प्रसार करना है। इसके अलावा देश में एक्रेडिएशन स्ट्रक्चर बनाना भी इसका उद्देश्य है। हाल ही में पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने रोरो और फेरी सेवाओं के लिए कुछ नए रूट्स की पहचान की है। इन नए रूट्स की पहचान करने का मकसद सागरमाला कार्यक्रम के तहत तटीय पोत परिवहन को बढ़ावा देना है। सरकार ने कुछ घरेलू जबकि 6 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स की पहचान की है। घरेलू लोकेशंस में शामिल हैं हजीरा, ओखा, सोमनाथ मंदिर, दीव, पीपावाव, दहेज, मुंबई, जामनगर, कोच्चि, घोघा, गोवा, मुंद्रा और मांडवी। जिन 6 अंतर्राष्ट्रीय रूट्स की पहचान की गई है वे 4 बड़े अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को आपस में कनेक्ट करते हैं। इनमें शामिल है बांग्लादेश का चट्टोग्राम, सेशल्स, मेडागास्कर और श्रीलंका का जाफना। सरकार द्वारा रोरो और फेरी सेवाओं को बढ़ावा देने का मकसद परिवहन में एक और नया जरिया विकसित करना है। इसी के साथ पर्यटन उद्योग को गति देना और तटीय इलाकों में रोजगार सृजन करना भी इस पहल का मकसद है। सागरमाला कार्यक्रम की बात करें तो 2015 में इस कार्यक्रम को सरकार ने अपनी मंजूरी दी थी। यह नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का ही हिस्सा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की 7500 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा का समग्र विकास करना है। इस प्रोग्राम में 5 कंपोनेंट्स शामिल हैं।
पत्तनों का आधुनिकीकरण और नए पत्तनों का विकास, घरेलू जल मार्गों के जरिए पोर्ट कनेक्टिविटी को संवर्धित करना, पत्तन आधारित औद्योगिकीकरण, तटीय समुदाय का विकास और तटीय पोत परिवहन एवं अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का विकास। यूनेस्को ने अंतर सरकारी समिति के 15वें सत्र में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को शामिल किया है। दरअसल हॉकर एक जीवंत संस्कृति है जिसे 1970 के दशक में सिंगापुर द्वीप को साफ करने के प्रयास में स्थापित किया गया था। यह स्ट्रीट फूड तैयार करने वालों, सामुदायिक भोजन कक्ष में भोजन करने और मिलने जुलने वालों की वजह से विकसित हुई है। इसका मकसद स्थानीय लोगों को कई प्रकार के सस्ते और बिना तामझाम के व्यंजन परोसने के साथ साथ एक सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना है। यह सिंगापुर की बहुसांस्कृतिक पहचान को एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के रूप में दर्शाती है और इससे सभी जातियों व सामाजिक स्तरों से परे सिंगापुर की पहचान दृढ़ता के साथ प्रदर्शित होती है। आपको बता दें कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की पहली सूची 2008 में सामने आई थी। यह प्रतिष्ठित सूची उन अमूर्त विरासतों से मिलकर बनी है जो सांस्कृतिक विरासत की विविधता को प्रदर्शित करने और इसके महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। केंद्र सरकार के कुछ मंत्रालयों ने मिलकर हाल ही में टाइकोथॉन 2021 लॉन्च की। यह एक अंतर मंत्रालयी पहल है जिसमें शिक्षा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि शामिल हैं। टाइकोथॉन 2021 का मकसद ऐसे इनोवेटिव खिलौनों की अवधारणा विकसित करना है जिनमें भारतीय मूल्य प्रणाली पर ध्यान दिया गया हो। यह भारत को टॉय मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। सरकार के मुताबिक भारत फिलहाल 80% खिलौनों का आयात करता है। इस लिहाज से स्वदेशी तकनीकी विकसित करने के लिए यह पहल काफी अहम है। इसमें स्कूली बच्चे हिस्सा लेंगे और वे ही खिलौनों को इनोवेट और डिजाइन करेंगे। साथ ही दिव्यांग बच्चों की अनुकूलता का भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। यह अपनी तरह का एक विशेष हैकाथॉन है जिसमें कई स्कूलों और कॉलेजों से बच्चे और टीचर्स, टॉय एक्सपर्ट और स्टार्टअप साथ आएंगे। इसमें 9 मुख्य बातों पर फोकस किया गया है। ये हैं भारतीय संस्कृति, इतिहास, भारत का इतिहास और नैतिक मूल्य, लर्निंग, एजुकेशन एंड स्कूलिंग, सामाजिक और मानव मूल्य, व्यवसाय और विशेष क्षेत्र, पर्यावरण, दिव्यांग, फिटनेस एंड स्पोर्ट, क्रिएटिव एंड लॉजिकल थिंकिंग और पारंपरिक भारतीय खिलौनों को रीडिजाइन करने की क्षमता। एनडीआरएफ यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय आपदा बचाव अभियान का हिस्सा बन सकता है। इसके बाद एनडीआरएफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एजेंसी के तौर पर जाना जाएगा। हालांकि एनडीआरएफ इससे पहले भी नेपाल और जापान जैसे देशों में अपनी सेवाएं दे चुका है, लेकिन यह दोनों देशों का द्विपक्षीय फैसला था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिल जाने के बाद एनडीआरएफ इस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मंजूरी के तहत काम करेगा। खबर के मुताबिक INSARAG यानी इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप द्वारा एनडीआरएफ को मान्यता दी जाएगी। इंटरनेशनल सर्च एंड रेस्क्यू एडवाइजरी ग्रुप शहरी खोज और बचाव संबंधी मुद्दों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के तहत काम करने वाला विशेष संगठन है। दुनिया भर के 90 से अधिक देश इससे संबद्ध हैं। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी और इसका सचिवालय जेनेवा में स्थित है। INSARAG का मुख्य उद्देश्य विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स के बीच समन्वय स्थापित करना है। ये टीम्स मुख्य रूप से भूकंप जैसी विनाशकारी घटनाओं का सामना करने वाले देशों में बचाव कार्यों के लिए उपलब्ध रहती हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के जनसंख्या प्रभाग ने इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 हाइलाइट्स नाम से एक रिपोर्ट जारी की। इसका मकसद दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की नवीनतम जानकारी मुहैया कराना है। रिपोर्ट की माने तो पिछले 2 दशकों में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या में व्यापक वृद्धि देखी गई है। 2020 में अपने मूल देश से बाहर रहने वाले लोगों की संख्या 281 मिलियन तक पहुंच गई, जो वर्ष 2000 के 173 मिलियन के बरक्स 108 मिलियन ज्यादा है। मौजूदा वक्त में दुनिया की आबादी का 3.6% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्ट में पाया गया कि सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों में से 2/3 सिर्फ 20 देशों में रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका 2020 में 51 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की मेजबानी करने वाला सबसे बड़ा देश रहा। यह दुनिया के कुल प्रवासियों के 18% के बराबर है। वहीं 16 मिलियन प्रवासियों के साथ जर्मनी दूसरे और 13 मिलियन के साथ सऊदी अरब तीसरे स्थान पर रहा। भारत के संदर्भ में रिपोर्ट में बताया गया है कि 2020 में
18 मिलियन भारतीय अपने देश के बाहर रहे और इस मामले में भारत दुनिया में शीर्ष स्थान पर है। बड़े अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी वाले अन्य देशों में 11 मिलियन के साथ मैक्सिको और रूसी संघ एक साथ दूसरे स्थान पर हैं, जबकि 10 मिलियन के साथ चीन तीसरे पायदान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की सबसे बड़ी प्रवासी आबादी संयुक्त अरब अमीरात में रहती है और इनकी संख्या 3.5 मिलियन है। वहीं अमेरिका में 2.7 मिलियन और सऊदी अरब में 2.5 मिलियन भारतीय प्रवासी रहते हैं। हाल ही में गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलने का फैसला लिया है। इस फल को अब गुजरात में कमलम के नाम से जाना जाएगा। कमलम एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ कमल होता है। सरकार के मुताबिक इस फल का बाहरी आकार कमल जैसा होने के चलते इसे यह नाम दिया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में गुजरात के शुष्क कच्छ क्षेत्र में ड्रैगन फलों की खेती का जिक्र किया था। उन्होंने बाहर से आयात होने वाले इस फल की खेती के जरिए भारत को इसके उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कच्छ के किसानों की तारीफ की थी। आपको बता दें कि ड्रैगन फ्रूट की लोकप्रियता हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है और इसका ज्यादातर आयात दक्षिण अमेरिका से किया जाता है। फिलहाल इस फल को चीन के साथ जोड़कर इसे ड्रैगन फ्रूट कहा जाता है। ड्रैगन फ्रूट अनोखे रूप और स्वाद वाला एक उष्णकटिबंधीय फल है। इसमें विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें मौजूद विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देकर पुरानी बीमारी से लड़ने में सहायक है। पीसीआरए यानी पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन ने सक्षम नामक अभियान लॉन्च किया है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव और पीसीआरए के अध्यक्ष तरुण कपूर ने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता लाने की योजना है। सक्षम का मकसद उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधनों की ओर प्रेरित करने के लिए भरोसा दिलाना और जीवाश्म ईंधन का बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए व्यवहार के स्तर पर बदलाव लाना है। पूरे भारत में चलने वाला यह अभियान स्वच्छ ईंधनों को अपनाने पर फोकस करेगा। महीने भर चलने वाला यह अभियान साइक्लोथॉन, किसान कार्यशालाओं, सेमिनार्स, चित्रकला प्रदर्शनियों, सीएनजी वाहन ड्राइविंग प्रतियोगिता आदि माध्यमों से स्वच्छ ईंधन के उपयोग के लाभों के बारे में आम लोगों को बताएगा। यह अभियान 7 बुनियादी बातों के बारे में भी जागरूकता फैलाएगा, जिसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने में सहायता करने वाला बताया था। इनमें शामिल हैं गैस आधारित अर्थव्यवस्था को अपनाने पर जोर देना, जीवाश्म ईंधनों का स्वच्छ उपयोग, जैव ईंधन के इस्तेमाल के लिए घरेलू स्रोतों को महत्व देना, निर्धारित समय सीमा के साथ नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़े लक्ष्यों को अर्जित करना, इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल को बढ़ावा देना और ऊर्जा की सभी प्रणालियों में डिजिटल इनोवेशन करना। पीसीआरए की बात करें तो यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। पीसीआरए एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने में लगा हुआ है। पिछले कई सालों से पीसीआरए विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता एवं संरक्षण को बढ़ावा देने में अग्रणी रहा है। यह ऊर्जा के स्वच्छ एवं हरित रूपों को अपनाने की जरूरतों के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने की दिशा में कार्य करता रहा है। हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस के मौके पर भारत सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया है। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 119 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। इनमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई। पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं हैं, जबकि विदेशी श्रेणी से 10 व्यक्तियों के नाम का ऐलान किया गया है। साथ ही सूची में 16 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले और एक ट्रांसजेंडर विजेता भी शामिल हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, भारतीय गीतकार एसपी बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर बेले मुनप्पा हेगड़े, नरेंद्र सिंह कपानी, मौलाना वहीदुद्दीन खान, बी लाल और सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। वहीं तरुण गोगोई और रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। मधुबनी पेंटिंग के लिए श्रीमती दुलारी देवी, सामाजिक कार्य के लिए शांति देवी, खेल के लिए माधवन नाम्बियार सहित 102 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि 1954 में भारत रत्न के साथ ही पद्म पुरस्कारों की भी स्थापना की गई थी। किसी एक साल में पद्म पुरस्कारों की संख्या 120 से ज्यादा नहीं हो सकती, जिनमें मरणोपरांत और विदेशियों को दिए जाने वाले पुरस्कार शामिल नहीं हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों मसलन कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामलों,
विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा इत्यादि में दिए जाते हैं। असाधारण और प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म विभूषण, उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवाओं के लिए पद्म भूषण और किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार आमतौर पर प्रधानमंत्री द्वारा गठित पद्म पुरस्कार समिति द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर दिए जाते हैं। यह समिति भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। हाल ही में ऑक्सफैम द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते लॉकडाउन में भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ। इस मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद भारत की 6ठी रैंकिंग बताई गई है। द इनइक्वालिटी वायरस नाम से प्रकाशित इस रिपोर्ट ने भारत में असमानता में तेजी से इजाफे की ओर इशारा किया है। बढ़ती असमानता का महिलाओं और बच्चों पर ज्यादा असर पड़ने की बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में शुरू हुए लॉकडाउन के बाद से भारत के शीर्ष 100 अरबपतियों की संपत्ति में करीब 12.97 ट्रिलियन रुपए का इजाफा हुआ। यह पैसा इतना है कि अगर 13.8 करोड़ बेहद गरीब लोगों में बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में करीब 94,000 रुपए आएंगे। नौकरियों का हवाला देते हुए रिपोर्ट ने कहा है कि अप्रैल 2020 में हर घंटे 1,70,000 लोगों ने अपनी नौकरियां खोई। अनौपचारिक कार्यबल में 122 मिलियन नौकरियों में से 75% लोग बेरोजगार हो गए। 40 से 50 मिलियन मौसमी प्रवासी श्रमिक खास तौर से परेशान रहे। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय परिवारों में सबसे गरीब 20% का केवल 6% ही बेहतर स्वच्छता के गैर साझा स्रोतों तक अपनी पहुंच रखता है। वहीं भारत की 59.6% आबादी एक कमरे या उससे कम में रहती है। शिक्षा पर बात करते हुए रिपोर्ट ने कहा है कि अक्टूबर 2020 तक स्कूलों को बंद करने से 32 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। इनमें 84% छात्र ग्रामीण इलाकों में रहते थे और 70% सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे।